नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, संविधान में हमने अभी 2 भाग पढ़ा दिए हैं, यानी कि भाग 1 और भाग 2, ठीक है। और आज जो है हमारा भाग 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकार में जो है हमारा जिक्र है आर्टिकल 12 से 35 तक। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ा दिए हैं, यानी कि भाग 1 भी पढ़ा दिया है और भाग 2 भी पढ़ा दिया है, जिसे नागरिकता कहते हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है वो भाग 1 में है। सब जो क्लास हैं प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट पर सारी क्लास आपकी हो चुकी हैं। अभी तक हमारी टोटल संविधान की 11 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार का जो है ना थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इससे एक क्लास से अधिक में ये कवर करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम अपनी एक क्लास में कितना कवर कर सकते हैं, उसको देखते हैं कि लगभग हम आर्टिकल 20 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, कि जितना कि हमारा मतलब समझदारी बेहतर ढंग से हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना सबसे ज़्यादा फंसते हैं सभी एग्जामों में, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना। ऐसा ना हो कि आप पढ़कर भी क्वेश्चन गलत कर आओ, ठीक है, क्योंकि कई बार फंसा लेता है क्वेश्चन में यहाँ पर। इसलिए सारी चीज़ें जो है बेसिक तरीके से भी आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे गौर से सुनेंगे और पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या थी चीज़ें और क्या अधिकार थे, क्या मूल अधिकार थे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकार। अधिकार किसे कहते हैं? यानी कि अधिकार एक तार्किक दावे होते हैं। यानी क्या होते हैं? तार्किक दावे, ठीक है। अधिकारों को क्या कहते हैं? हम तार्किक दावे कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं किसी दुकान पर गया और मैंने किसी दुकान पर से उनसे कहा कि मुझको जो है चीनी दे दीजिए, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने मांगा तो वो मेरा अधिकार है मांगने का, ठीक है, वो मेरा क्या है? अधिकार है। जबकि अगर उसने देने के लिए मुझे मना कर दिया, अगर वो प्रोडक्ट देने के लिए मुझे मना करा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं उसके लिए लड़ूंगा नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? तार्किक दावे होते हैं केवल, ठीक है जी। तो हम इसको क्या कहते हैं? तार्किक दावे। जो व्यक्ति के विकास, यानी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास को बढ़ाते हैं, जिसको व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लेने जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा ही डेवलप होगा, हमारा ही विकास होगा, किसी व्यक्ति का विकास होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकारों को मांगेगा तो उस अधिकार क्या होते हैं पहले ये समझिए। अधिकार वह तार्किक दावे होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। जबकि मूल अधिकार बहुत अलग बात है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ही क्या कहते हैं हम? मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब बात आती है कि इनका नाम मूल अधिकार क्यों पड़ा? क्योंकि ये केवल व्यक्ति को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? ये केवल व्यक्ति के अधिकार होते हैं, ना किसी कंपनी के अधिकार होते हैं, ना किसी आपके फैक्ट्री के अधिकार होते हैं, ना किसी भी पशु पक्षी, इनके कोई अधिकार नहीं होते। किसको दिए जाते हैं? केवल व्यक्ति के दिए जाते हैं। इस वजह से इस व्यक्ति या किसी संस्था को नहीं दिए जाते, ना किसी ऐसा माना चलिए जीव जंतु, किसी कोई अधिकार नहीं होते। केवल किसके होते हैं? ये केवल व्यक्ति के अधिकार होते हैं। इस वजह से इनको मूल अधिकार कहा जाता है। तो देखिए क्या है? मनुष्य के चहुमुखी विकास, यानी कि मनुष्य के चहुमुखी विकास, चहुमुखी मतलब चारों तरफ का विकास, यानी कौन कौन सा होता है? भौतिक विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, नैतिक विकास हो सकता है, और एक आध्यात्मिक विकास भी होता है। कौन सा होता है? आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार उनको कहा जाता है जो मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि भौतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। उनके लिए मौलिक अधिकार की जरूरत होती है व्यक्ति के विकास के लिए, ठीक है। मानव के कल्याण, विकास, गरिमा की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये मूल अधिकार क्या काम करते हैं? मूल अधिकार क्या काम करते हैं? मानव के कल्याण, विकास, गरिमा, सुरक्षा की गारंटी देते हैं। यानी गरिमा की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, विकास की गारंटी देते हैं, कल्याण की गारंटी देते हैं, ठीक है भाई। आगे समझेंगे क्यों, इन बातों को याद रखो। आगे समझेंगे कि क्यों ये करते हैं, गारंटी देते हैं। इसलिए आप अभी जो बात बताई जा रही है इनको गौर से सुन लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों को, तो संसद और न्यायपालिका सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि कौन सुरक्षा प्रदान करती है मनुष्य के मूल अधिकारों को? तो व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं उनको संसद और न्यायपालिका, ये क्या है? हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। देखो न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं 226 आर्टिकल में, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों की जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसद भी हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित प्रदान करता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 के अंतर्गत अगर हमारे संविधान बनने से पहले कोई ऐसा विधि कानून बनी गई है तो वो आज भी निरंतर रहेगी, परंतु किसको समाप्त किया जाएगा? यदि वह कोई विधि या कोई कानून हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है या हमारे व्यक्तित्व का हनन कर रहा है तो उसको बाउंड कर देती है संसद। क्या कर देती है? उसको बाउंड कर देती है। इस तरीके से हमारी संसद जो है जो मूल अधिकारों का और न्यायपालिका का, ठीक है, मूल अधिकारों का और न्यायपालिका जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बात आ गई अभी हमारे यहाँ से। तो आप समझेंगे पहले इसी को। अधिकार क्या होते हैं? तार्किक दावे होते हैं
जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो आध्यात्मिक, भौतिक और बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जो कल्याण करते हैं, ये मानव के कल्याण, विकास और गरिमा की गारंटी प्रदान करते हैं, और संसद में न्यायपालिका इनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, क्या करती है? सुरक्षा। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो सब विकास जो है सर्वप्रथम वो कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। समझ गए नहीं? यानी कि मूल अधिकार जैसी चीज़ का जो विकास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था ब्रिटेन में। कब हुआ था? जब 1215 में। कब? 1215 में सम्राट किंग जॉन, एक व्यक्ति थे वहाँ के, क्या कौन थे? सम्राट किम जॉन। ठीक है, जब उन्होंने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। मैग्ना कार्टा क्या? वहाँ की जनता के प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं को मानने के लिए उन्होंने कहा कि आप इनको लिख कर दे दीजिए। ठीक है, आप उनको क्या लिख कर दीजिए? लिख कर दे दीजिए। तो उन्होंने क्या करा? लिख कर मैग्ना कार्टा जो कहते हैं, अधिकार पत्र को कहते हैं, ऐसा अधिकार पत्र जो लिखा हुआ हो। ठीक है, लिखित अधिकार पत्र। ठीक है भाई, लिखित अधिकार पत्र को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो उन्होंने क्या करा? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया। तो पहली बात तो ये 1215 में ब्रिटेन में सम्राट किंग जॉन ने हस्ताक्षर करे थे उनके प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जारी रखने के लिए। ठीक है, कि आपके अधिकारों का हनन नहीं किया गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1689 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उसी मैग्ना कार्टा के दस्तावेज को बना दिया, यानी क्या कर दिया? उसे मूल अधिकार के दस्तावेज के रूप में बना दिया। ठीक है, कब बनाया? 1689 में। अगर हम बात करते हैं 1789 में, 1789 फ्रांस के संविधान में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी कि इस चीज़ को क्या कर दिया गया? फ्रांस के संविधान में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया इसी चीज़ को। ठीक है, फिर भारत 1791 में यूएसए के संविधान में से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? यूएसए के संविधान में जोड़ा गया। तो भारत को जो मिला है वो कहाँ से मिला है? वो यूएसए के संविधान से मिला। हमने जो लिया है वो कहाँ से लिया है? वो मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया है। इस बात को अपने माइंड में फिट करके रख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1895 की। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में सर्वप्रथम जो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने जो है मूल अधिकारों की मांग की थी। बट उसके बाद 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के नाम से इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, और उसके तत्पश्चात जो है वो कब किया गया? 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने भी इसकी मांग की थी। अंततः अगर बात करें तो 1945 में सप्रू समिति ने जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। तो पहले एक बार को पृष्ठभूमि को देख लीजिए। विकास कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ। 1215 में सम्राट किंग जॉन ने इसका लिखित दस्तावेज तैयार किया था, हस्ताक्षर किया था, उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1689 को उसी मैग्ना कार्टा को ब्रिटिश साम्राज्य के दस्तावेज बनाकर शामिल कर लिया गया। 1789 में फ्रांस के संविधान में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और 1791 में यूएसए के संविधान में जोड़ दिया गया। और हमारे संविधान में जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में इसकी मांग की थी। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के नाम से जो है 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के बिल के नाम से जो है इसको जाना गया। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था मूल अधिकारों के बारे में, जबकि 1945 में सप्रू कमेटी ने जो है इसका उल्लेख किया था। ठीक है भाई, तो इतना था यहाँ से इसके पृष्ठभूमि। आगे देखने की स्थिति, यानी कि मौलिक अधिकारों की। अब देखते हैं संवैधानिक स्थिति क्या है कि मूल अधिकारों को संविधान में किस तरीके से दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमने जो मूल अधिकार लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इस चीज़ का आपको पता चल चुका है। और जब अमेरिका के संविधान से लिए हैं तो उसके लिए संविधान में कुछ ना कुछ तो दर्जा दिया गया होगा, क्योंकि मूल अधिकार जो है एकदम संवैधानिक दर्जा है। ठीक है, अगर पहली बात समझे तो। और संवैधानिक दर्जे के साथ साथ एक और बात करते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखिए, संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। एक बात और समझ लीजिए, यदि किसी भी समय, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को अगर हनन किया जाता है, मूल अधिकार को रोका जाता है, तो मूल अधिकार को रोका जाता है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है। क्या कर सकता है? कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? समझिए इसका मतलब होता है कि मूल अधिकार बाद योग्य हैं। क्या है? मूल अधिकार बाद योग्य हैं। आपके मूल अधिकारों को कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ठीक है, कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, परंतु 2 शर्तें आपको याद रखनी है। क्या? देखिए, क्या एक होता है निलंबन का मतलब होता है राष्ट्रपति। निलंबन जो करता है मूल अधिकारों को, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर हम यहाँ लिखें निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रतिलंबित कौन करती है? प्रतिबंधित कौन करती है? संसद। सपोज करिए यहाँ पर एक बात समझिए, अगर आपके मूल अधिकारों का मतलब होता है कि हमारे अधिकारों को मांगना। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप अपने
मूल अधिकारों को मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत आप जा सकते हैं। परंतु मूल अधिकारों का आपको पता होना चाहिए कि वो मूल अधिकार कौन कौन से हैं और किस किस दायरे में आते हैं। अगर आपको मूल अधिकार का पता नहीं है तब जाकर आप किस तरीके से किस मुद्दे पर लड़ेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो मूल अधिकार हैं कौन कौन से। अगर उनमें से कोई मूल अधिकार आपका, कोई भी उनमें से जो जितने भी अधिकार होते हैं, अगर उनमें से कोई भी मूल अधिकार को आपके बाउंड किया जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और किस कंडीशन में प्रतिबंधित किया जाता है और किस कंडीशन में निलंबित किया जाता है उनको भी हम समझेंगे, परंतु उससे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिए। वो क्या है कि संवैधानिक स्थिति जो है वो संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब प्रारंभ में मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को मूल अधिकारों की अगर संख्या थी तो वो कितनी थी? वह 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया है। इसे क्या बना दिया गया है? इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और आर्टिकल 19 का एच और आर्टिकल 31, इन 2 आर्टिकलों को भी हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार केवल 19 के एच में नहीं था, ये तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, परंतु आर्टिकल 31 में भी इसका अलग से प्रावधान था, जिसके कारण जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के साथ साथ आर्टिकल 19 का एच और आर्टिकल 31 भी हट चुका है। और अब इनकी संख्या जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है, ठीक है भाई। और अब इस संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में विधिक अधिकार बनाकर जो है आर्टिकल 301 में जगह दी है, ठीक है। अब इस पर कानून भी पारित किया जा सकता है। विधिक अधिकार वह होता है जिसमें संविधान में आर्टिकल में जिक्र होने के बाद भी उस पर विधि यानी कि कानून बनाया जा सकता है। आईपीसी के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। आईपीसी के अंतर्गत अगर आता है संसद उस पर विधि कानून बना सकती है तो हम कहते हैं विधिक कानून, ठीक है भाई। तो ये बात हमने समझ ली है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 तक है, भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 1 हटा दिया गया और उसको जो है भाग 12 में विधिक अधिकार बनाकर रख दिया गया। विधिक अधिकार को आपने समझ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में भाग 3 को, यानी कि भारत में भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि लिखित अधिकार है यहाँ, ये एक तरीके के लिखित अधिकार है। इस वजह से यहाँ पर क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा होता है आप लिखित दस्तावेज, यानी कि जिसमें आपके अधिकारों को लिखा गया हो, और वही लिखित दस्तावेज जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं इसकी ट्रिक, यानी कि कितने हैं? 6 अधिकार हैं, उनकी ट्रिक देख लीजिए कैसे याद रखनी, क्योंकि बच्चों को अक्सर याद नहीं आती। देखिए अब याद रखिए, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है, ठीक है। यानी क्या करेंगे? समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है, इस तरीके से। अब यहाँ पर याद कर रखना है 5 4 2 4 2 1, यानी कि 5 42 42 1। कैसे याद रखेंगे? 5 42 42 1, यानी कि 5 42 42 1, ऐसे याद रखना। मतलब क्या है? समानता का अधिकार नंबर 1 पर कौन सा आता है हमारा? समानता का अधिकार, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। इस तरीके से इसमें कितने आर्टिकल प्रावधान है? 5 आर्टिकलों का यहाँ पर जिक्र दिया है, ठीक है जी। तो संपत्ति का अधिकार में कितने आर्टिकल दिए हैं? 5। अगर नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल कितने? 19, 20, 21, 22। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? 4। हमें ये भी पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कितने आर्टिकल हैं? 2, एक तो 23 और एक 24, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। शिक्षा का एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें कितने दे रखे हैं? 2, यानी कि 29 और 30। संवैधानिक उपचार कितने दे रखा? 32, यानी कि 31 तो खत्म हो चुका है। 33, 34, 35 उनको बाद में पढ़ेंगे। 33 में जो है, 33 में है जब मतलब कोई भी पुलिस विभाग कहीं भी, जैसे जितने भी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज या अर्धसैनिक बलों को व्यवस्था बनाने के लिए, वहाँ पर इन व्यक्तियों के मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। जबकि 34 में क्या है? जब मार्शल लॉ लागू हो जाए, यानी कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में अगर जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति हो, ठीक है, आपात जैसी स्थिति हो, या कोई भी मतलब आंतरिक स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर उनके अधिकारों को बाउंड किया जा सकता है, ठीक है। जनता के अधिकारों को बाउंड किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 35 में क्या है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो भी विधि कानून बनाने की अनुमति है वो किसको है? संसद को है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं संसद को कौन सी विधि है और मतलब राष्ट्रपति को कौन थी। अब मैं आपको थोड़ी सी 2-3 बातें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या होने वाली? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है जी।
वो समझिए क्या है। देखिए एक शब्द जो होता है, एक शब्द हमारा जो होता है, पहली बात तो यह है कि मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य हैं, ठीक है। हम इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। यदि आप हमारे यानी इनमें से जितने भी अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का संस्कृति का अधिकार, संवेदनशील, अगर हमारे किसी भी अधिकार का हमारा शोषण होता है, हमारा कोई भी अधिकार हमारा शोषण किया जाता है, हमारे अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। ये केवल व्यक्ति के लिए है। तो इस तरीके से ये वाद योग्य है। परंतु कब वाद योग्य नहीं है, कब वाद योग्य नहीं है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जिक्र होता है आर्टिकल 33 का। आर्टिकल 33 में यहाँ पर वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या, अगर आपको आपको ऐसा मान के चलिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, या समानता का अधिकार है यहाँ, या शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अब शिक्षा का अधिकार क्या है कि आप लोग पढ़ रहे हो, और आपको पढ़ने से अगर रोका जा सकता है, आपको अगर पढ़ने को रोका जाता है, ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में अगर आपको रोका जाता है पढ़ने के लिए, तो आप जाकर कोर्ट में खड़े हो सकते हो कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। जबकि अगर एक सैनिक जंग लड़ा है, ठीक है, युद्ध हो गया है, और उस युद्ध की स्थिति में वो कहे कि मुझे पढ़ना है, तो उस समय पर उसके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। कमांडर यानी कि सीओ जो होता है, जो कमांडर होता है, यानी कि सीओ जो होता है, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, उसको सीओ, अगर सीओ की अनुमति माना, सीओ ने कहा कि हम लोग खाना जो खाएंगे वो इस काम को करने के बाद या हम 10 बजे खाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहोगे कि हमारे मूल अधिकारों को क्यों रोका जा रहा है, ठीक है, मैं तो अभी खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्या है वो सेना की व्यवस्था बनाने के लिए। तो कब है, वाद योग्य नहीं हो सकते। कब योग्य नहीं हो सकते, 33 में, क्योंकि सैन्य व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य व्यवस्था बनाने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को। फिर तीसरी बात कहाँ पर होगी, आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में कब नहीं हो सकती, जैसे कि सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ, यानी कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में, देश में, तो उस समय पे जो है हम वाद योग्य नहीं जा सकते। यहाँ पे उस समय भी क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या, ऐसा मान के चलिए कब वाद योग्य नहीं है। सपोज करो कि चीन से हमला चल रहा है, चीन से युद्ध चल रहा है, उस समय पर जो है आप अपने मूल अधिकारों के चक्कर में लड़ रहे हो सरकार से, तो वो आपके मूल अधिकार को देखेंगे या युद्ध को देखेंगे, ठीक है। तो उस समय पर जो है आप मूल अधिकारों के प्रति वाद नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय जो है हमारे ऊपर जो है एक तरीके से मार्शल लॉ जो है लागू हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है, इसी में थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसी में समझ लीजिए कि एक जिक्र होता है आपका निलंबन, और एक शब्द होता है हमारा निलंबन। एक तो होता हमारा शब्द निलंबन, और दूसरा शब्द जो होता है वो होता प्रतिबंधित, ठीक है भाई। मूल अधिकारों कब प्रतिबंधित किया जा सकता है और कब निलंबित किया जा सकता है, ठीक है भाई। देखिए निलंबन का मतलब ये होता है, निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो निलंबन जो करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति जो करता है, मूल अधिकारों को निलंबित करता है। जबकि प्रतिबंधित जो करता है वो कौन करती है, संसद करती है। क्या करती है, संसद। अब समझिए इन दोनों बातों को। नंबर, मान के चलिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको कोई ऐसा अधिकार है आपका, जिस अधिकार को मांगने के लिए जो है हम अभी उस स्थिति में नहीं है, देश हमारा उस स्थिति में नहीं है कि वो आपके उस अधिकार को पूरा करे। मतलब कैसे कि अगर आप पढ़ने की इच्छा जता रहे हैं, परंतु उस समय पर जो है देश में युद्ध जैसी स्थिति फैली हुई है, तो उस समय पर जो है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए जो उस अधिकार को निलंबित कर देगा, उस अधिकार को क्या कर देगा, निलंबित कर देगा, ठीक है। तो अधिकार का मतलब, निलंबन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए उस अधिकार को, मूल अधिकार को आपके लिए रोक देगा, तो उस चीज़ को तो कहते हैं निलंबन। जबकि प्रतिबंधित जो कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतिबंधित का मतलब होता है जीवन भर, यानी कि जीवन भर उसको हटाना, यानी कि कोई अधिकार जो है आपके मूल अधिकार को प्रताड़ित कर रहा है। जैसे मान के चलिए कि एक हमारा 3 तलाक कानून था, जिसमें जो था आपका एक तरीके से हमारा पर्सनल लॉ था। वो क्या था, पर्सनल लॉ। 1937 में 3 तलाक कानून आया था, ठीक है। अब क्या था कि उसमें क्या था कि वो आपके अधिकारों को, वो जो थे आपके अधिकारों को, यानी कि कोई ऐसा अधिकार, समझिए कोई ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति को जान जोखिम कर रहा हो, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा हो, ऐसे अधिकारों को, और अगर वो अधिकार हम कोर्ट से मांगे, हम अपने कोर्ट से मांगे, जैसे कि 3 तलाक के रूप में 3 शब्दों से हमने तो बोल दिया तलाक, परंतु क्या होता था कि उससे किसी एक व्यक्ति की जो थी वो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है, संसद जो है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उस कानून को जो है प्रतिबंधित कर देगा, यानी उसके लिए हटा देगा। तो ऐसा कोई भी कानून,
ऐसा कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता हो, व्यक्ति की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता हो या व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता हो, ऐसे कोई भी अधिकार को संसद चाहे तो प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति क्या करता है, निलंबन करता है। ठीक है भाई, तो अभी हमने देखिए आर्टिकल विस्तार से पहले अब हम देख लेते हैं आर्टिकल का विभाजन, क्योंकि एक बार एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है कई बार, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ से बनते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस था कि निम्न से कौन सा आर्टिकल जो है वो केवल भारतीयों को है, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा मूल अधिकार जो भारतीयों को मिलता है। तो देखिए केवल भारतीयों को, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय विदेशी दोनों को, और कुछ ऐसे हैं जो अन्य होते हैं। ठीक है ना, वो भारतीयों को मिल पाते हैं ना विदेशियों को, सभी को मिलते हैं। समझ गए नहीं, जो अन्य कैंडिडेट होते हैं उनको भी। जैसा आर्टिकल 33 जो है ये सभी को लिए हैं, यानी कि सैन्य बल जो है वो अन्य ही तो होते हैं ना, वो भारतीय कह सकते हैं ना विदेशी कहते हैं, वो किसी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भारतीय जो होते हैं आम नागरिक जो होते हैं, केवल आम नागरिक। विदेशी वो होते हैं जो भारतीय और विदेशी वो होते हैं जो आम नागरिक की कैटेगरी में आते हैं और जो विदेश की भी कैटेगरी में आते हैं। सैनिक जो होते हैं वो विदेशी कैटेगरी में नहीं आते और भारतीय कैटेगरी में नहीं आती, वो भारतीय सैनिक की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए नहीं इस बात को, तो पहले समझते हैं। तो केवल भारतीय को जो है वो आर्टिकल 15 दिया गया है, आर्टिकल 16 दिया गया है। ठीक है भाई, और आर्टिकल 19 भी दिया गया है, आर्टिकल 29 भी और आर्टिकल 30 भी। यानी कि यह ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए बने हैं। यह ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए बने हैं। याद करना, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। मतलब क्या, 15 में क्या देखिए किस तरीके से, 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव। तो क्या इसमें विदेशियों को निष्ठाई होगा? ठीक है, यानी कि विदेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कोई विदेशियों के लिए नहीं, ये किसके लिए? भारतीयों के लिए, क्योंकि वो विदेशी तो भारतीय है ही नहीं, विदेशी जो है वो भारत का तो है ही नहीं, तो उसको क्या जन्म, क्या स्थान, क्या धर्म, उससे किस चीज़ से वंचित किया, उससे तो भेदभाव रखा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हमको जो है भेदभाव नहीं किया गया। 6 अफसर की समानता, आर्टिकल 16 में क्या अफसर की समानता। तो क्या विदेशी आदमी अफसर की स्वतंत्रता, यानी कि सरकारी नौकरियों में अफसर देने की स्वतंत्रता, कितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है, राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी क्या वो विदेशी को दी जाएंगी? नहीं ना, वो किसे दी जाएंगी? वो दी जाएंगी भारतीयों को। तो इस तरीके से ये आपका वाक एवं स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, संघ करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, निष्ठा का आपका प्रेस की स्वतंत्रता होगी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी अधिवास करने की स्वतंत्रता, वो सब किस में है? आर्टिकल 19 में है। तो इस चीज़ की जो स्वतंत्रता वो किसको है? भारतीयों को केवल आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। आपका आर्टिकल 29 और 30 में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 29 और 30 में बताया था आपको धार्मिक एवं संस्कृति का अधिकार। तो क्या है, भारतीय लोग ही तो करेंगे यहाँ पर धार्मिक एवं, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का उपयोग, यानी कि किसका? आपका संस्कृति का जो उपचार करेंगे वो कौन करेंगे? भारतीय। यानी कि हमारी संस्कृति क्या है उसको देख रेख जो करेंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, विदेशी लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अधिकार किसके? केवल भारतीयों के लिए। अब हम बात करते हैं कि विदेशियों के लिए। ये कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, तो ये दोनों को मिलता है। सपोज करो कैसे मिलता है दोनों को। अगर पता चला कि हमारे दो बीचों में झगड़ा हो गया, दो पक्ष में झगड़ा हो गया भारत में, तो ऐसा नहीं कि थाना जो है हमारी रिपोर्ट करेगा, हमारी बात सुनेगा। अगर विदेशी आदमी यहाँ घूमने के लिए आया और छुटपुट घूम के जा रहा था, पता चला किसी लड़के ने उसका पर्स मान लिया, ठीक है, तो वो अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है, अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है। तो वो अधिकार जो है वो पुलिस जो है उसकी भी बात सुनेगी, पुलिस जो है विदेशी व्यक्ति की भी बात सुनेगी। इस वजह से जो है इस आर्टिकल का जिक्र जो है वो केवल किस में है? भारतीय और विदेशी दोनों को मिलेगा। आप समझ गए? तो आर्टिकल 20 ये भी किसमें है? भारतीय और विदेशी दोनों को मिलेगा इसका अधिकार। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 के ए में ये भी अधिकार जो है, निष्ठा का अधिकार जो है दोनों के लिए मिलेगा। भारतीयों को भी निष्ठा का अधिकार मिलेगा और विदेशियों को भी यहाँ मिलेगा। आर्टिकल 21 ए में, यानी कि आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। यहाँ विदेशी बहुत सारे लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीयों को कोई सुविधाएं या आरक्षण दिया जाता है, सिर्फ सुविधाएं दी जाती हैं, विदेशी को नहीं दी जाती। विदेशी को वही सुविधा दी जाती है जो कि भारतीयों को सुविधा दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। इन सभी आर्टिकलों में जो है भारतीय और विदेशियों को दोनों को बराबर का अधिकार है। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अन्य में, यानी कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो अन्य प्रावधान है। इनमें क्या है? जो अन्य प्रावधान है। ठीक है, आर्य बात समझ में। आर्टिकल 18 ये सभी के लिए उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत सभी के लिए, वो देश का हो, विदेश का हो, कोई व्यक्ति हो। ठीक है, अन्य व्यक्ति हो या फोर्स में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, कहीं भी हो। ठीक है, आर्य बात समझे। या ऐसा मान के चलिए जेंडर के मामले में भी यहाँ पर आगे हो सकता है, यानी ट्रांसजेंडर जो हो तो उनके लिए भी आर्टिकल 17 लागू होता है, आर्टिकल 18 भी लागू होता है, आर्टिकल 32 भी लागू होता है, आर्टिकल 33, 34, 35, ये सभी आर्टिकल जो है उन सभी के लिए, अन्यों के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा है कि इसका विभाजन, कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं
केवल भारतीयों के लिए जरूरी हैं। कौन कौन से आर्टिकल भारतीय और विदेशी दोनों के लिए जरूरी हैं। कौन कौन से आर्टिकल केवल अन्यों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, इस तरीके से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे प्रत्येक एक एक आर्टिकल की बात करेंगे, किस आर्टिकल में क्या क्या है। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया, आर्टिकल 14 में क्या कहा, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया, यानी कि पूरा विस्तार करेंगे। अगर मैं चाहता तो आपको इतने समय में, जितने समय मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, पूरे मूल अधिकार को समाप्त कर सकते थे, पूरे मूल अधिकार को समाप्त करते, परंतु ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक आपको वहाँ से पूरी नॉलेज ना मिले। ठीक है, तो हम एक एक आर्टिकल को जो है पूरे अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आप मूल अधिकारों का विस्तार देखते हैं हम, और मूल अधिकारों के विस्तार में जितने भी 6 प्रकार के मूल अधिकार थे, हमने उनमें से एक अधिकार को उठा लिया है, और वो अधिकार हमारा कौन सा है, वो है समानता का अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल हैं हमारे, आर्टिकल इसमें 5 हैं। कितने आर्टिकल हैं इसमें हमारे 5 हैं, यानी कि कहाँ से लेकर 12 से लेकर 18 तक। ठीक है, इनमें हम 12 से लेकर 18 तक उन सभी बातों पर बात करेंगे जो समानता का अधिकार बताता है। किसका बताता है, समानता का अधिकार, जो हम सबको समान होने का अधिकार बताता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल 12 को समझ लेते हैं। छोटे शब्दों में समझना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, राज्य शब्द की परिभाषा, सबसे पहले बात तो याद रखिए, राज्य शब्द की परिभाषा है। ठीक है, राज्य शब्द की परिभाषा मतलब राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य सरकार और विधानमंडल को हम राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधान की भाषा जो है कुछ अलग है, इस वजह से उस बात को समझिए। यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ जो बताई गई है, राज्य शब्द की जो परिभाषा यहाँ बताई गई, वो क्या बताई गई है कि राज्य सरकार और विधानमंडल को भी हम क्या कह सकते हैं, राज्य शब्द से इंडिकेट कर सकते हैं। या भारत के अंदर प्राधिकार एजेंसी जो आपकी VHAL है, इस तरीके से भेल है, इस तरीके से जो बहुत सारी एजेंसी, IOL है, ठीक है, OIL है, ठीक है आपकी, तो ऐसी बहुत सारी एजेंसी को जो भी हम क्या कह सकते हैं, राज्य शब्द से इंडिकेट कर सकते हैं। इस वजह से इस राज्य शब्द की परिभाषा को यहाँ पूरी तरीके से विस्तारित किया गया है। उसको आपको सीखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर किसी व्यक्ति का मेंस है और मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं वो पॉलिटी है, ठीक है, तो उस समय पर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत हो सकती है। ठीक है जी, तो हम बात समझते हैं आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। ये 2 जगह दी गई है राज्य शब्द की परिभाषा, एक तो आर्टिकल 12 में और एक आर्टिकल 36 में। यानी कि DPSP के आर्टिकल 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा राज्य से इंडिकेट करती है, और यहाँ पर जो है आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा जो है दी गई है। अब राज्य सरकार और विधानमंडल को भी राज्य से इंडिकेट करते हैं, और भारत के अंदर जो प्राधिकार एजेंसी होती हो उनको भी हम राज्य शब्द से परिभाषित करते हैं। अब जो हमारा मोस्ट सबसे है वो आर्टिकल 13 है, यानी कि जो हमारा सबसे मोस्ट है वो क्या है, आर्टिकल 13 जो है आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट है, यानी क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट है। इसमें 2 क्लोज हैं, एक तो है आपकी, पहले समझ लीजिए क्या है, मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण की विधि। इसका मूल मतलब क्या है, मेन हेडिंग क्या है इसकी, कि मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण की विधि, कि मूल अधिकारों के असंगत है तो वो क्या है, और अल्पीकरण है तो वो विधि क्या है। तो समझिए, 2 बातों को समझिए यहाँ से, अल्पीकरण क्या होता है और असंगत है क्या होता है, इसको समझते हैं। अल्पीकरण क्या होता है और असंगत क्या होते हैं, इसको समझिए आराम से। यानी कि अगर किसी के मूल अधिकारों से, यानी कि अगर किसी हमारे मूल अधिकार से अगर किसी भी चीज़ को, अगर किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसको जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है बाउंड कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हमको बोलने की स्वतंत्रता है, अगर हमको बोलने की स्वतंत्रता, हम किसी को भी गाली थोड़ा ही दे सकते हैं, हम किसी को गाली थोड़ा ही दे सकते हैं, तो ये भी एक बात होगी। या फिर उसको भी तो सुनने की स्वतंत्रता है, मगर कैसे सुनने की स्वतंत्रता, अच्छे बात की सुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है नहीं, अच्छे बात को, अच्छे वचनों को सुनने की स्वतंत्रता, ना कि किसी गालियों को सुनने की स्वतंत्रता है। या फिर ऐसा मान के चलिए, अगर यदि हमको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है रोड पर, तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के मतलब बेडरूम में बढ़ जाएंगे गाड़ी लेकर, किसी के घर में बढ़ जाएंगे गाड़ी लेकर, ठीक है, या किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से अगर कोई हमारे अधिकार हैं और वो हमारे अधिकार किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उनका अल्पीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है तो ऐसा तो है नहीं किसी के घर में जाकर घुस जाएंगे, ठीक है, और वहाँ जाकर पता कर लेंगे कि भाई क्या कर रहा तू यहाँ पर, ठीक है, और जाके रात में किसी के यहाँ चोरी कर लिए, कहा कि हमें तो कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है कि क्या करा गया है कि अगर किसी के भी मूल अधिकारों से कोई भी अगर दिक्कत होती है किसी व्यक्ति को, तो वो मूल अधिकार नहीं होंगे, उनका क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण किया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात समझ लीजिए। असंगत की स्थिति क्या है, असंगत की स्थिति थोड़ा जल्दी समझ लीजिए क्या है। देखिए, हमारा संविधान जो है लागू जब हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ मूल संविधान। तो इसमें ये कहा गया, इसमें और ये कहा गया कि जो हमारे संविधान से पहले विधि बनी हुई थी, जो हमारे संविधान से पहले विधि बनी हुई थी, हमारे संविधान में पहला कानून बना हुआ था, यानी कि हमारे संविधान में पहले विधि बनी हुई थी या पहला कानून बना हुआ था, तो वह भी आज भी जारी रहेंगे, वह आज भी जारी रहेंगे। जैसे कि IPC हैं, पहले बनी थी 1860 में बनी, परंतु आज भी जारी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान से पहले बने हैं कानून, उनको भी मूल संविधान में जारी रखा जाएगा, यदि ऐसे विधि, ऐसे कानून को अल्पीकरण किया जाएगा जो किसी
संविधान या मूल संविधान की पृष्ठभूमि को क्षति पहुंचाते हैं, मूल अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3 तलाक वाला केस जो था, 3 तलाक 1937 में बना था। ठीक है, परंतु ये क्या था, मार्शल लॉ। ठीक है, ये क्या था, मार्शल लॉ का एक कानून था। ठीक है, ये क्या है अपना एक तरीके से पर्सनल लॉ था। क्या था ये, पर्सनल लॉ कानून था, यानी कि अपना धार्मिक लॉ था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मूल अधिकार में जब आपका 3 तलाक का अधिकार था, उसको बाउंड क्यों किया गया। उसको बाउंड ये किया गया कि अगर किसी पर्सनल लॉ से अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों आस्थाओं को हानि होती है, क्षति पहुंचती है, तो उस पर भी सरकार जो है कानून बना सकती है। ठीक है, सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे धार्मिक कानून थे, लॉ थे, संस्कृति थी, जो आज आकर जो है एक तरीके का कुरीति बन गई थी। जैसे सती प्रथा, देखिए विधवा जो था तो विधवा कानून था, आपका दास प्रथा थी। तो ऐसे शुरू में बहुत कानून थे जो कि हमारे लिए आज एक तरीके से अभिशाप बन जाते अगर उनको बाउंड किया नहीं जाता तो, या उनको रोका नहीं जाता तो। इस तरीके से 3 तलाक के केस को भी उसी श्रेणी में रखा गया, उसी श्रेणी में 3 तलाक की श्रेणी में रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर 3 तलाक से 3 शब्दों के बोलने से अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो वो क्या है, वो मूल अधिकार नहीं है आपका, वो आपका मूल अधिकार नहीं। इस वजह से सरकार ने इस पर फैसला दिया। और पहली बात यह है, अगर ये कोई अधिकार गलत होता तो इसको सुप्रीम कोर्ट ही मैंने रोक देता, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता था। परंतु क्या है, सब लोगों के समझ में आता नहीं ना इस तरीके से बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से कहा गया है। फिर आगे इन्होंने कहा कि अगर संविधान लागू होने के बाद भी कोई ऐसा कानून या ऐसी विधि बनती है जो मूल अधिकारों को बाउंड करती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, तो हम उनको असंगत इसलिए नहीं क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। तो आपको आर्टिकल 13 केवल इतना समझना है, मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण की विधि। ठीक है, अल्पीकरण क्या होता है, असंगत क्या होता है, वो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों मूल संविधान लागू होने से पहले जो भी विधि बनाई गई थी वो आज भी जारी रहेंगी यदि वह मूल अधिकार का हनन नहीं करती हैं तो। ठीक है, अगर कोई भी मूल अधिकार का टकराव होता है, विधि और मूल अधिकारों में जब टकराव होता है तो संसद उनको क्या है, मूल अधिकार को शून्य कर देगा। आप इतना समझिए, आप ज़्यादा जोर दिमाग पर मत दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ सिद्ध नहीं करना, केवल आपको एग्जाम में सही निकालना है, ऑब्जेक्टिव निकालना है, किस तरीके से हमें MCQ चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने 13 समझ लिया है। अब आर्टिकल 14 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल 14 को जो है वो विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण भी कहा जाता है इस कानून को। परंतु आपको जो याद रखना है कानून का शासन। इस आर्टिकल को जो कहा जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, कानून का शासन। यानी कि क्या कहा गया है, कानून के समान संरक्षण। सबसे पहली बात यह है कानून के कानून के समान समानता, यानी विधि के समान समानता कहाँ से लिया गया है, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है ये। ठीक है, और AB डेसी एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया है। किसने? AB डेसी ने। पहला भी इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, समानता। फिर दूसरी बात यह है कानून का समान संरक्षण, ये कहाँ से है, USA से। तो सबसे पहली बात यह है 80% लोग जो है वो इसी को फॉलो करते हैं और 20% लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो भारत में जो है वो कानून का समान संरक्षण है, इसलिए ज़्यादा माना जाता है। समझिए क्या कानून के समान समानता का मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ भारत के नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक को जो है किसी को भी कानून की सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी के लिए कानून जो है बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई भी ऊँच नहीं, कोई नीच नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये है कि यदि कोई 5 वर्ष का बच्चा है या कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का बच्चा है या कोई 30 साल का बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए कानून अलग अलग करे जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसका परिणाम दोनों के लिए ही बराबर होगा। ठीक है, दोनों के लिए परिणाम बराबर होगा, ये कहा गया है। यानी कि सभी को कानून की नज़र से बराबर देखा जाएगा, ऐसा समझिए आप इसको। इसे कहते हैं कानून के विधि के समान समानता, विधि के समान समानता, यानी कि सभी के लिए विधि जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि विधि ने क्या कहा गया, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तुमने देखा होगा कोर्ट में जो है जो कानून की मूर्ति होती है, कानून की मतलब मूर्ति जो खड़ी होती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तराजू लगी हाथ में रहती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आंखों पर पट्टी बंधी होती है कि मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, मेरे लिए सबूत है सबके लिए। ठीक है, मैं सबको बराबर दृष्टि से देखती हूँ, मैं सबको बराबर नज़र से देखती हूँ। इस तरीके से जो है वह किसी भी ऊँच नीच को नहीं देखते। इसी वजह से जो है सभी कोई जो है ऊंच नीच को नहीं देखते। परंतु इसमें यह कहा गया है, सारी बातों को खत्म कीजिए, एक बात ये समझिए कि सभी को जो है कानून का बराबर अधिकार है, सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। ठीक है, वो अमीर या गरीब या ऊंच या नीच ही हो, मगर परंतु यहाँ पर कुछ और अपवाद भी हैं। और वो अपवाद क्या है, उन चीज़ को समझिए। वो अपवाद क्या है कि विदेशी राजदूत व दूतों को घरेलू विधि से छूट मिलेगी। कब तक? जब वो अपने पद पर है तो।
ठीक है। अगर वो अपने पद पर नहीं है तो उनको फिर इस पर विधि के दायरे में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी विधि के कानून से छूट दी जाएगी, परंतु कब तक, जब तक यह अपने पद पर है। पता चला कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो आर्टिकल 71 में जो है वो राष्ट्रपति पे ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति अपने ऊपर हटाए गए कानून को हटा सकता है, लगे गए कानून को हटा सकता। तो इसका मतलब ये था कि क्या कर दिया गया, जब तक वह राष्ट्रपति पद पर रहेगा, या राज्यपाल पद पर रहेगा तो उसके विरुद्ध जो है कोई भी कानून पारित नहीं किया जाएगा, उसको छूट है इन चीज़ से। परंतु जैसे ही वह राष्ट्रपति पद से हटता है, राज्यपाल अपने पद से हटता है, तो वह भी विधि के समान संरक्षण के दायरे में आ जाता है, ठीक है। इसी के तरीके से है संसद के सदस्यों को, आर्टिकल 105 में जो है वो क्या कहा गया है, संसद के सदस्यों को जो है कानून के दायरे में आना है, विधि के दायरे में आना है, परंतु कब, अभी तक तो छूट मिल जाएगी 105 के अंतर्गत, जब तक वह संसद के सदस्य हैं। जैसे ही वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं और संसद के सदस्य पद से इस्तीफा हो जाता है या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है या वो परित्याग कर देते हैं, तब वह उनके ऊपर विधि का कानून जो है लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद है, उसको समझ लीजिए। फिर है 194 के अंतर्गत विधानमंडलों के सदस्यों को भी विधि की कानून मतलब विधि से छूट मिलेगी, यानी क्या मिलेगी, इसमें आरक्षण दिया जाता है, परंतु कब तक, जब तक वह विधानमंडल के सदस्य हैं। तो इस तरीके से जो है हमने आर्टिकल 14 समझा है, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी इससे। कल जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 15 से आगे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।